हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा वन्यजीव अभयारण्य पक्षी विहार। तो नोट्स पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पर ही अगर हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें वहीं से कवर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर और रानीपुर। तो यहाँ जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार संभवतः ये होना चाहिए आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, क्योंकि यह सबसे अधिक जिलों में फैला हुआ है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, व्याख्या में देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल क्षमा करिए दोस्तों, 2073 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ये करंट का सवाल है। तो ये देखिए, आपका यूपीपीसीएस प्री 2013 और उत्तर प्रदेश आरओ 2013 दोनों में सवाल पूछा गया है। तो देखिए, ये सवाल रिपीट होते हैं। बब्बर से अब सफारी जो स्थापित किया जा रहा, तो उस समय देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। तो उनका जो क्षेत्र इटावा है, तो वहीं पर जो है ये बब्बर सफारी स्थापित किया जा रहा था। तो उस समय का एक करंट का सवाल है। तो अब तो ये जो है स्थापित हो चुका है। तो देखिए व्याख्या में, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं सफारी पार्क विकसित किए गए हैं। यह मल्टीपल सफारी पार्क है। आगे देखते हैं, एक तरफ पक्षी विहार दिया है, दूसरी तरफ स्थान, यानी कि किन जिलों में वह स्थित है, तो मिलान कराने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। समस्तपुर पक्षी विहार ये कहाँ है? रायबरेली में है। नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। आपका नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। अब इसको जाना जाता है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर पक्षी विहार। चंद्रशेखर पक्षी विहार ये हो गया है। बखीरा पक्षी विहार ये आपका संत कबीर नगर जिले में है। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है। तो इस तरीके से यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं हम। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। स्पष्ट विकल्प भी सही सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद और प्रयागराज में भी नवाबगंज है, किंतु यहाँ कोई पक्षी विहार नहीं है। आगे देखिए चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपका यहाँ पर देखिए, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उन्नाव में है। उन्नाव में तो नहीं है। उन्नाव में कौन सा है? तो ये नवाबगंज पक्षी विहार। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए ये ओखला में है। ठीक है, तो ये ललितपुर में नहीं, ओखला गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्र में है ओखला पक्षी विहार। तो इस तरीके से ये भी गलत हो गया। सांडी पक्षी विहार अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न में हल किया, तो सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये बस्ती, ये भी गलत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
बखीरा पक्षी विहार ये आपका है संत कबीर नगर जिले में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ? संत कबीर नगर जिले में। ओखला वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य, ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में, क्योंकि नोएडा का फुल फॉर्म ही होता है नोएडा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये ओखला के नाम से है, न्यू ओखला। तो आपका ही हो जाएगा ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर जिले में। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार तो हरदोई जिले में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर जिले में है। महावीर स्वामी कहाँ है? ये ललितपुर जिले में है। बखीरा कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर जिले में। चलिए आगे देखते हैं। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है, देखिए बखीरा पक्षी विहार यहाँ बस्ती दिया है, जबकि सही से यहाँ पर क्या होना चाहिए? संत कबीर नगर होना चाहिए। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि संत कबीर नगर से ही सटा हुआ है बस्ती, तो हो सकता है कि बस्ती में इसका कुछ क्षेत्र फैला हुआ हो, इसलिए यहाँ बस्ती दिया है। तो इसको यहाँ पर ऑप्शन ए मानकर चल रहा है। गोंडा फैजाबाद उन्नाव तो नहीं है। गोंडा में कौन सा पक्षी विहार है? तो ये पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा, अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में है, ठीक। उन्नाव में कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार। हम लोगों ने इससे पहले नवाबगंज पक्षी विहार इसके पहले वाले प्रश्न में हल किया था। फैजाबाद में कोई पक्षी विहार नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। व्याख्या में देखिए लिखा हुआ है कि बखीरा पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। यह पक्षी विहार अब नवनिर्मित संत कबीर नगर जिले तत्कालीन बस्ती जिले में स्थित है, जो बस्ती एवं सिद्धार्थ नगर जनपद के हिस्सों को काटकर बनाया गया। जनपद मुख्यालय खलीलाबाद से 18 किलोमीटर दूर यह पक्षी विहार बखीरा नामक स्थान पर स्थित है। हालांकि संत कबीर नगर जिले का गठन 5 सितंबर 1997 को ही हो गया था, तथा प्रश्न विकल्प में पूर्व जिला ही दिया गया है, अद्यतन जिला को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो सब जानते हैं, जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व्याख्या में देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। 490.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी भाग है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी विहार वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में उन्नाव जनपद में की गई थी। इसका क्षेत्रफल इतना है। सूरहाताल पक्षी विहार ये आपका बलिया जनपद में है। कहाँ पर है? बलिया जनपद में है। हरदोई में आपका कौन सा है? सांडी पक्षी विहार, सांडी। और प्रतापगढ़ में भी एक पक्षी विहार है, ठीक है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक याद रखना है यहाँ पर भी, प्रतापगढ़ पक्षी विहार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आएगा जयप्रकाश नारायण सुरहाताल। पहले इसका नाम सुरहाताल था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए पक्षी विहार समाप्त हो गया। अगला जो चैप्टर आ गया खनिज संसाधन, ठीक है। तो चलिए खनिज संसाधन में हम लोग तो सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर। देखिए अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश हालांकि
कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र अधिक क्षेत्रफल पर है, मैदानी क्षेत्र। खनिज वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर पर्वत एवं पठारी क्षेत्र होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो दक्षिण वाला भाग है, जो मध्य प्रदेश से लगा है, इसे आप बुंदेलखंड और जो है इधर आप कह सकते हैं बघेलखंड का हिस्सा, जो विंध्य पर्वत श्रेणी से लगा हुआ है, जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिण का पठार है, वहीं पर जो है कुछ खनिज पाए जाते हैं। वैसे तो खनिज बहुत अधिकांश मात्रा में उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। इन्हीं जिलों में जैसे झांसी हो गया, झांसी, आपका ललितपुर हो गया, उधर जो है मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, ठीक है। इन्हीं जिलों में कुछ पाए जाते हैं खनिज। तो देखिए चलिए इससे संबंधित क्या क्वेश्चन है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, ठीक है, और आसपास के जिलों में भी। बॉक्साइट पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता है, जिप्सम का भी कुछ हिस्सा पाया जाता है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य खनिज थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ अवश्य पाए जाते हैं। तो यहाँ याद रखिए चूना पत्थर, बॉक्साइट और जो है जिप्सम, ये पाए जाते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को में पाए जाने वाले खनिज। एक तरफ जनपद दे दिया है एक तरफ जनपद है और दूसरी तरफ यहाँ पर खनिज को दिया है। तो मिलान कराना है किस जनपद में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए इलाहाबाद जब भी नाम आए तो इलाहाबाद में सिलिका बालू पाए जाते हैं, सिलिका सैंड भी इनको कहा जाता है। तो देखिए चलिए हम लोग इसको मिलान करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इलाहाबाद को अगर मिलाएंगे तो आपका एक से मिलेगा, सी का एक देखिए किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है। ललितपुर में तांबा का कुछ हिस्सा पाया जाता है, ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से सी का 2, ठीक है। सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब उत्तर में क्या दिया हुआ है। तो उत्तर में देखिए सी ही दिया हुआ है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश चूना से संचित भंडारों वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा चूना पत्थर के भंडार के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है। सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर, गुरचा, कनाच, कजरहट, बपुआरी, ये मिर्ज़ापुर के क्षेत्र हैं जहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। और सोनभद्र जिले में 2 जिलों में चूना पत्थर पाया जाता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कांच, सिलिका बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो ये इलाहाबाद है, अब इसका नाम प्रयागराज एवं मऊ जिले में भी कुछ पाया जाता है। चंदौली में चकिया क्षेत्र है, सिलिका बालू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 3 जिले हो गए सबसे ज़्यादा, इलाहाबाद, मऊ और चंदौली का चकिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए, ये याद रखिएगा, तांबे के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का जिला है कौन सा, वो ललितपुर जिला है। ललितपुर जिला जो है ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और खनिज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है उत्तर प्रदेश का। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर एक तरफ दिया है जिले और दूसरी तरफ वहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए आपका फिर आ गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद को हम लोग किससे मिलाएंगे, शीशे वाली बालू, सिलिका सैंड, ठीक है, सिलिका सैंड हो गया। तांबा देखिए फिर आ गया ललितपुर, तो इसको हम लोग तांबा ललितपुर मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 हैं, एक सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। तो ये यहाँ पर दोनों है कि ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले एक प्रकार की ये मिट्टी होती है। फायर क्ले एक मिट्टी होती है, खनिज वाली मिट्टी। और मिर्ज़ापुर देखिए चूने का पत्थर, इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था चूने का पत्थर जो है सोनभद्र
और मिर्ज़ापुर दोनों जिले में पाया जाता है। तो चलिए देखिए हम लोग इसको ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोनभद्र में भी चूने का पत्थर है और जो है मिर्ज़ापुर में भी सोने का पत्थर है। तो आपका यहाँ पर देखिए ए का हम लोग किससे मिलाए थे, ए का मिलाए थे, ए का 3 से मिलाए थे, ए का बी का 3 और जो सी का जो है सी का 2, बी का 3 और जो है बी का 3 सी का 2। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में। बी का 3 और सी का 2 है किस ऑप्शन में। देखिए बी का 3 और सी का 2, ठीक है। बी का 3 सी का 2, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पर इस तरीके से। आगे देखिए अब यहाँ व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं, इसको याद कर लेंगे यही बार। सोनभद्र देखिए सोनभद्र तो चूने का पत्थर यहाँ दिया है, ठीक है। मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए, नॉन प्लास्टिक फायर के लिए कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर। और सोनभद्र क्या है, चूने का पत्थर। चलिए आगे देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल भी मिलता जुलता आ गया है। तो यहाँ पर देखिए फिर इलाहाबाद को सीसा बालू से मिला देंगे, यानी कि बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और वही सवाल रिपीट कर दिया है सेम टू सेम। ललितपुर का तांबा हो जाएगा, सोनभद्र का हो जाएगा चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मिर्ज़ापुर का हो जाएगा नॉन प्लास्टिक, ठीक है, आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या में वही चीज़ें हैं जो इसके पहले वाला था। अगला उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। प्रमुख खनिज कौन सा उत्तर प्रदेश में, तो तांबा एवं ग्रेफाइट, ठीक है। तांबे के मामले में राजस्थान प्रमुख स्थान पर है। लाइमस्टोन का मतलब है चूना पत्थर। डोलोमाइट ये है ऑप्शन, एक रॉक स्पॉट डोलोमाइट, तो चूना पत्थर के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये हम लोगों ने देखा था, प्रथम स्थान पर देखा था ये आपका। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट है, यानी कि चूना पत्थर एवं डोलोमाइट है। वसुधा खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निर्धन राज्य है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन का 1% खनिज प्राप्त होता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में डोना। उत्तर प्रदेश चूना भंडार संचित दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चूना पत्थर के मामले में, भंडार के मामले में, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर भंडार है, इस मामले में दूसरा है। सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में मिलता है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र ये आपका जो है सोनभद्र जिले में पड़ता है, सिंगरौली क्षेत्र। तो कोयले के भंडार देखिए तो आपका हो जाएगा यही सिंगरौली क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। बुंदेलखंड में डायस्पोर एवं पायरोफिलाइट तथा विंध्य क्षेत्र में इंडुलोसाइट एवं कैल्साइट पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कोयला
कोयला ये हो जाएगा सोनभद्र, अभी हम लोगों ने देखा सिंगरौली क्षेत्र है। बलुआ पत्थर, ठीक है, तो बलुआ पत्थर, सिलिका बालू देखिए इलाहाबाद है। यूरेनियम, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, यूरेनियम झांसी, ठीक है। यूरेनियम जो है ललितपुर में है, ललितपुर ज़िले में, ठीक है। झांसी में नहीं, ललितपुर। तांबा तथा यूरेनियम यही दोनों पर पाए जाते हैं। यूरेनियम में प्रमुख रूप से ललितपुर है, जब भी यूरेनियम आए तो आप ललितपुर ही लगाइएगा, तो एकमात्र जिला है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। प्रदेश में कोयला सोनभद्र जिले के निचले गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। सोनभद्र जिले की सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर जिले में। उत्तर प्रदेश के जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। तो देखिए वही सवाल पूछा है, सीमित भंडारों की खोज ललितपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाते हैं, तो फिर आ गया देखिए ललितपुर आ गया आपका ऑप्शन में। लास्ट सवाल है, 10वां सवाल है। उत्तर प्रदेश के जिले में यूरेनियम है, तो आपका हो जाएगा ललितपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं, कृषि मृदा एवं फसलें। कृषि मृदा एवं फसलें, तो चलिए इस पर क्वेश्चन पे हम लोग सीधे चलते हैं। देखिए पहला सवाल है कृषि एवं फसलों से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। हाँ, ये बात तो सही है, पश्चिमी क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा विकसित है। वहाँ पर कृषि में उत्पादकता भी ज़्यादा है, प्रति श्रमिक की भी उत्पादकता ज़्यादा है, औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पर भी ज़्यादा विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। हाँ, ये भी है। हरित क्रांति 1966 में भारत में आई थी, और हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादातर जो है ये पूर्वी राजस्थान, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में ये, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, पूरे पंजाब में और हरियाणा में ये हरित क्रांति सफल हुई थी, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण में कुछ भागों में, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं था। तो इस तरीके से ये और भी दोनों सही हो जाएंगे आपके। चलिए व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे व्याख्या में कुछ लिखा नहीं है विशेष, कोई चीज़ ऐसे छोड़ देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। हाँ, ये सही है, यानी कि किसानों का राज्य है। जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था ही कृषि क्षेत्र में लोग लगे हैं। ऐसा क्यों है, क्यों, कारण क्या है कि एक कृषक राज्य है। उसकी कुल मुख्य कर्मियों में 66.03% कृषि का कार्य करते हैं। हाँ, ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश में जो भी कार्यशील लोग हैं ना, कार्यशील जनसंख्या का ज़्यादा से ज़्यादा भाग कहाँ पर जो है लगा हुआ है, तो ये कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है। अब ये डाटा जो दिया है 66.03, हाँ तो ये सही है। तो इस तरीके से ये आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला ये व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। प्रश्नकाल में यह लगभग 65.9% जनसंख्या से अधिक कृषि कार्य करते थे। राज्य की कुल आय में कृषि एवं संवर्गीय क्रियाकलापों का अंश 30.9% था, जिसमें कृषि एवं पशुपालन द्वारा लगभग 29.5% का सर्वाधिक योगदान होता था।
3287.26 लाख हेक्टेयर भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का 7.33% है। उत्तर भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में 7.33% है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 16,368 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान यहाँ पर याद रखिएगा 59.3 है। यानी कि जितने कार्यशील जनसंख्या है ना, उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% ये कृषि क्षेत्रों में लगे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही डाटा याद रखिएगा 59.33। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में होगा? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? तो 2017 में हुआ। किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया। मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। जो किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? 2017 में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं। जबकि कृषि मंत्री एवं नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष हैं। 2 उपाध्यक्ष हैं, कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य। मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त को आयोग में सदस्य बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। जब भारत में हरित क्रांति सफल हुई थी ना, तो उस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही था, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। हालांकि उर्वरक और सिंचाई के साधन का विकास भी हरित क्रांति को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान उन्नत किस्म के बीजों का था। तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन सही होगा। कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड। हालांकि ये सभी जो है उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हैं, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा योगदान उन्नत किस्म के बीजों का है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए बजट भाषण 2015-16 में 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो 2015 और 16 को, ठीक है, ये किसान वर्ष मनाया गया। क्या मनाया गया? किसान वर्ष। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है उत्तर प्रदेश RO 2014 में फ्री हुआ था, वहाँ पूछा था ये सवाल। तो याद रखिएगा 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाया गया था। आगे देखिए 5वां सवाल। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है। कृषि विकास दर, नई कृषि नीति, ये 2C है तो 4% है। 29 दिसंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई कृषि नीति की घोषणा की थी, जिससे वर्ष 2020 तक कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए डाटा पुराना हो गया, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश कृषि नीति ये जो 2013 में आई थी, ठीक, अभी तक यही कृषि नीति चल रही है। ठीक, इसके अनुसार जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया? लक्ष्य जो रखा गया ना, वो लक्ष्य कितना रखा गया? 5.1% रखा गया। 5.1% रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। देश की कुल कृषि योग्य
योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? देश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो ये आपका 15, ये ऑप्शन सही मान रहा, 15% है। ठीक है, चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रश्न काल में इतना था। अब हम लोग देखते हैं जो लेटेस्ट आंकड़ा है। ठीक है, लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार जो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस लाइन में लिखा हुआ है, जो देश की कुल कृषि भूमि का कितना है, 10.34%। तो घट गया है कृषि योग 10.34%। देश की कुल कृषि भूमि का कितना उत्तर प्रदेश में है? तो 10.34% उत्तर प्रदेश में है। ये लेटेस्ट डाटा है, जो याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? कृषि योग्य भूमि का तो उस समय ये 15% था, लेकिन वर्तमान में 10% के आसपास है। ये बी वाला सही मान रहा है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो ये बीघा है। उत्तर प्रदेश में बीघा ही चलता है, तो बीघा हो जाएगा। धूर बीघा का ही एक भाग होता है। ठीक है, एक बीघा में जो है 20 बिस्वा और एक बिस्वा में 20 धूर होते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जो भारत में कहा जाता वही है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ठीक है, जिनके पास कितनी भूमि हो, 1 हेक्टेयर से कम हो, उन्हीं को क्या कहा गया है, जो है उन्हीं को बीघा कहा जाता है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उनको ही कहा जाता है सीमांत कृषक। उत्तर प्रदेश में लघु सीमांत कृषकों का बाहुल्य है। सब लघु सीमांत कृषकों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रदेश में कुल जोतों की 76.9% जोते हैं सीमांत आकार यानी कि 1 हेक्टेयर से कम वाली हैं। ये भी डाटा याद रखिएगा, 76.9। कृषि हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में बहुफसली क्षेत्र के विस्तार के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में फसल सघनता बढ़कर 2018-19 में 162.4% हो गई है। एक तो याद रखिएगा, 76.1। कुल कृषि जोतों में लघु एवं सीमांत जो जोते हैं ना, जोत का मतलब होता है जो एक खेत होता है ना, उस एक खेत होता है जो चारों तरफ मेड़बंदी होती है जिसकी, उसी को जोत कहा जाता है। ये खेत, ठीक, एक खेत तो ये हो गया, एक खेत तो ये खेत ये हो गया, दो ये हो गया, 3 इस तरीके से ना। अगर इनका आकार देखा जाए ना, तो ये सबसे ज़्यादा जो है सीमांत जोत होते हैं। सीमांत या जो है सीमांत जोत किसको कहते हैं? जिसका आकार जो है 1 हेक्टेयर से कम हो, उसको सीमांत जोत कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का हुआ है, 76.9% है सीमांत जोतों का आकार। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के, तो लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी में, लाल मिट्टी। ठीक, वही जो पठारी राज्य हैं दक्षिण वाले, वहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। बाकी तो उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी है ना, वो भूरी मिट्टी होती है। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। लाल मिट्टी इन जिलों की ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। यहाँ 2 प्रकार की होती है, परवा और रक्कर मिट्टी। ये 2 प्रकार की होती है, इन परवा और रक्कर। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपक्षरित मिट्टी होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित
निम्नलिखित जिले में मार मृदा, ठीक है, मार मृदा तो ये है झांसी में। मार मृदा कहाँ पर? झांसी में पाई जाती है। क्योंकि बाकी ये कानपुर हो गया, ये प्रतापगढ़ या सीतापुर, ठीक है, ये कहाँ, ये मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये मार मृदा ये झांसी हो जाएगा आपका, पठारी क्षेत्र है। तो चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं फिर। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को दो व्यापक मिट्टियों में बांटा जा सकता है, एक काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी। काली मिट्टी के भी दो भाग होते हैं, पहले भाग को कावड़ मिट्टी तथा दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं। कावड़ तथा मार मिट्टी काली मिट्टी में। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, समय से खेती करने पर ही इस मिट्टी से अच्छी उपज की जा सकती है। मार मिट्टी भी उर्वर मिट्टी है, यह मिट्टी गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसका भी समय प्रबंधन पैदावार लेने के लिए आवश्यक होता है। मार मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर और बांदा जिलों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर यानी कि कितने लगभग क्षेत्रों पर है? तो 1.9 1.2 हेक्टेयर पर, 1.2 हेक्टेयर क्षेत्र पर ऊसर मृदा का विस्तार है। चलिए देखते हैं व्याख्या में। प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश में लगभग 1.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में क्षारीय ऊसर मृदा का विस्तार है, अतः विकल्प सी सर्वाधिक उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि 4.9 लाख हेक्टेयर है, ठीक। वर्तमान में कितना है? 4.38 हेक्टेयर, 38 हेक्टेयर। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है तो कितनी है? 160। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 160 है। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय द्वारा प्रदत्त 2012-13 आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 155.89% है, अतः निकटतम उत्तर विकल्प सी सही होगा। लेकिन वर्तमान में जो डाटा है उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता वर्ष 2018-19 में 162.4% है। तो यहाँ पर भी अभी 160 के करीब है, तो 162.4% फसल गहनता है, यहाँ याद रखिएगा। हालांकि जो आंकड़ा है अनंतिम है, अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई होती है, तो खरीफ की फसल की बुआई जानते हैं ये जून जुलाई में होती है। कब होती है? जून जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में होती है और नवंबर दिसंबर में फसल को काट ली जाती है। फिर जो नवंबर दिसंबर में ही रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल फिर इसको जो है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी की फसल मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जायद की फसल बोई जाती है मार्च अप्रैल में, फिर मई जून में जायद की फसल को भी काट लिया जाता है। 3 फसलें होती हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना का, यहाँ पर देखिए उत्तर दे रहे हैं, ये चना का सबसे ज़्यादा, चना का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ये आंकड़ा 2014-15 का है। तो ये अंतिम आंकड़ा देख लेते हैं, चूँकि हम लोग लेटेस्ट डाटा को ही याद करके चलेंगे। देखिए 2021-22 हालांकि अंतिम है, फिर भी इसी को हम मान कर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा अभी भी देखिए चना का ही क्षेत्र है, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर अगर दलहनी फसलों की बात करें तो चना, और दूसरे नंबर पर है उड़द, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है देखिए तीसरे नंबर पर है चना उड़द, पहले पर चना और दूसरे पर उड़द, याद रखिएगा। दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर
चना बोई जाती है और दूसरे पर उड़द। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो खाद्यान्न है, जाहिर सी बात है। खाद्यान्नों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में समग्र भारत का 17.77% खाद्यान्न उत्पादन होता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले पर है यूपी, दूसरे पर है एमपी खाद्यान्न में। 17.77% देश की कुल खाद्यान्न का कितना यहाँ पर उत्पादित होता है? 17.77%। उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, तो देखिए यहाँ पर है गन्ना में प्रथम स्थान है, आलू में प्रथम स्थान पर, गेहूं में भी प्रथम स्थान पर लगभग ही रहता है। गन्ना आलू तो ये तो प्रथम पर ही हमेशा रहता है। गेहूं में भी ज़्यादातर जो है प्रथम स्थान पर ही रहता है। कभी कभी पंजाब का नाम आ जाता है। तो धान के मामले में यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, क्योंकि धान के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य होता है? तो ये पश्चिम बंगाल होता है। पश्चिम बंगाल होता है। तो चलिए देखिए हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। देश के समग्र गेहूं उत्पादन में 31.77% का है, जबकि धान या चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देश के समग्र चावल उत्पादन का 11.72%। नकदी फसलों में गन्ना तथा आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 18वां सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आलू हो गया, गन्ना हो गया, तो 1-3 किस्में हैं, तो आपका डी ऑप्शन में 1-3 है। ठीक है। चावल में पश्चिम बंगाल प्रथम पर है, दूसरे में जो है आपका उत्तर प्रदेश। तंबाकू में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर अधिकांशतया रहता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ठीक है। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, ये सही है। ठीक है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, यहाँ ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 है किस ऑप्शन में? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो देखिए, आलू है, गेहूं है, गन्ना है। फूल में नहीं है, फूलों के उत्पादन में ये उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है। बाकी गेहूं, आलू, गन्ने में है। उत्तर प्रदेश देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो ये आलू का हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा। 3 और 4 देखिए किस में है ऑप्शन में? तो 3 और 4 आपका सी ऑप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। निम्न फसल समूहों में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? गेहूं, गन्ना, आलू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी है? तो फिर वैसे ही सवाल पूछा है। तो देखिए, आलू, गन्ना, धान, यहाँ पर धान दिया है तो ये गलत हो जाएगा, धान में नहीं है। गेहूं, आलू, गन्ना, फिर वही ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर फिर बी सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में बड़ा उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, आलू में है, गन्ना में है, गेहूं में है, चावल में नहीं है।
तो यहाँ पर यही पूछ रहा कौन से में नहीं है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा आलू। ये आलू में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं। कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि में 2021 प्रकाशित 17 मई 2022 के अनुसार वर्ष 2020-21 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 27.60% का देश में प्रथम स्थान, इसके पश्चात पश्चिम बंगाल है आलू में। बिहार तीसरे पर है। आलू के दूसरे एवं तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं पश्चिम बंगाल और बिहार। वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन इतना रहा है। ठीक है, तब भी वही रैंकिंग है, उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर है और बिहार तीसरे पर है आलू उत्पादन में। अगला देखें 26वां सवाल। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना में है, आलू में है, तो या धान में तो नहीं है, धान और मक्का में नहीं है आपका, तो 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए 1 और 3 ऑप्शन किस में दिया है? तो डी वाले ऑप्शन में दिया है। वही इसमें व्याख्या में लिखा है, तो हम लोग व्याख्या इसमें नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। हाँ, सही है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, तो आलू में भी है प्रथम। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। ठीक है। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान, तीसरा नहीं बल्कि दूसरा स्थान है ना, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही होगा यहाँ पर। 1 2 3 किस में है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 है। ठीक, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी 2019 का ये सवाल है। वही लिखा है चावल के उत्पादन में, यहाँ पर व्याख्या में चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस लाइन में देखिए नीचे से दूसरी लाइन। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जौ, बाजरा, चावल, दाल। चावल में पश्चिम बंगाल है, दाल में मध्य प्रदेश और राजस्थान ही अक्सर आगे रहते हैं, बाजरा में भी नहीं, तो जौ यहाँ पर दिया है। प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश जौ उत्पादन में अग्रणी था, पहले था। वर्तमान में राजस्थान जौ उत्पादन में प्रथम, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। जौ में वर्तमान में ये जौ में दूसरा स्थान है, सेकेंड स्थान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में भी द्वितीय स्थान पर है। मोटे अनाजों में अक्सर जो है जौ मोटे अनाज में आता है। मोटे अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान पर होता है, कभी कभी मध्य प्रदेश भी प्रथम स्थान पर आ जाता है। तो चलिए देखिए, एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ जनपद। ठीक, कौन पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक फसल और किस जिले में होता है? तो यहाँ पर सुमेलित करने के लिए आया है। सरसों आगरा को, आलू फर्रुखाबाद, आलू तो फर्रुखाबाद, हाँ ये ठीक है, आलू फर्रुखाबाद। मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, अथवा एक से अधिक सही हो सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर किसमें कौन सा। देखिए सरसों में मथुरा प्रथम पर है, क्योंकि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, तो जहाँ सबसे कम वर्षा होती है वहीं पर दलहनी और तिलहनी फसलें बोई जाती हैं, या मोटे अनाज। तो मथुरा हो गया। इस तरीके से इसको याद करिएगा। सरसों वहाँ बोई जाती है जहाँ पर जो वर्षा कम होती है, तो मथुरा में वर्षा कम होती है, सरसों यहाँ हो गया।
आलू आगरा है, दूसरे पर फिरोजाबाद, तीसरे पर हाथरस। तो यहाँ पर आलू को आगरा, हालांकि फर्रुखाबाद भी है, लेकिन फर्रुखाबाद यहाँ पर देखिए 5वें स्थान पर पहुँच गया है। मक्का में कन्नौज है, मक्का में कौन सा, कन्नौज है। तिल में महोबा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सरसों में मथुरा, आलू में आगरा, मक्का में आपका कन्नौज है और तिल में है महोबा। यहाँ पर देखिए महोबा आ गया। ये महोबा भी क्या है, यहाँ पर भी बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। वाराणसी में वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक ठाक वर्षा होती है, तो वहाँ पर मक्का कम मात्रा में बोई जाएगी। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है। तो यहाँ पर सबसे कम अवधि यानी सबसे कम समय में फसल बनकर फसल जो तैयार हो जाती है कौन सी, मूंग होती है सबसे कम समय में। मूंग, हालांकि मसूर भी होती है, तो यहाँ पर मूंग है सबसे कम समय में जो तैयार होने वाली फसल। चलिए आगे देखते हैं। मूंग जो फसल बोई जाती है, तो यहाँ व्याख्या में देखिए पढ़ते हैं। खरीफ में बोई जाती है। खरीफ में मूंग की बुआई सामान्यतः प्रदेश के सभी जनपदों में की जाती है, किंतु इसका सबसे अधिक क्षेत्र है झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जनपदों में है। मूंग में खरीफ के मौसम में पीली मोज़ेक रोग का अधिक प्रकोप होने के कारण इसकी औसत उपज बहुत कम प्राप्त होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मूंग की खेती को जायद में करने पर बल दिया गया है। उपयुक्त सभी फसलों में इस फसल की बुआई में सबसे कम समय लगता है। मूंग की कम समय में पकने वाली प्रजातियों की बुआई जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक करनी चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तो मूंग तो खरीफ की फसल है और दूसरा ये है सबसे कम समय में तैयार हो जाती है। 31वां सवाल देखिए। 2009 से 12 के दौरान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश रहा है, ठीक, 1/5। 2009 से 12 के दौरान 1/5 रहा है। तो देख लेते हैं अब वर्तमान में कितना है। जो करंट का डाटा है, ठीक है, 2022-23 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो 56 मिलियन टन है, जो कि कुल अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 17.77% है। ये याद रखिएगा, 17.77। देश के कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो 17.77% है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है, तो 85% है। मेंथा तेल एक नकदी फसल है, मेंथा तेल, मेंथा ऑयल, और ये कब जायद के फसल में इसको बोई जाती है मेंथा, ठीक है। मेंथा ऑयल इसी को पिपरमिंट भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो ये मक्का, गन्ना, धान, गेहूँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो ये गेहूँ है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूँ, ठीक है। सब कुछ है गेहूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ अधिक उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर लोग रोटी खाना अधिक पसंद भी करते हैं। इस तरीके से प्रमुख खाद्य फसल भी गेहूँ हो जाती है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है लगभग कितना योगदान, तो 2012-13 में इतना था। तो हम लोग लेटेस्ट आंकड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश की कुल गेहूं उत्पादन में 31.77%, कितना, 31.77% योगदान है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है, तो दूसरे स्थान पर है। ये अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले में पढ़ा था। तो चावल के उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। यहाँ पर अद्यतन आंकड़ों के अनुसार
भारत में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की कोटि द्वितीय है। चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, जबकि कृषि क्षेत्र यानी कि जो है बोई जाने वाले क्षेत्र के मामले में, ठीक है, ये प्रथम स्थान पर, यानी कि देश में जितने चावल देश में जितने भी क्षेत्रफल पर चावल बोया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का ही होता है, ठीक है। तो चावल फसल के जो क्षेत्रफल में तो प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्पादन में द्वितीय स्थान पर हो जाता है, तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल पहले आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 36वां सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन, बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अंतर्गत जनपदों, भारत के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी जनपदों एवं बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। इसमें 40 से 45% प्रोटीन तथा 20 से 22% तक तेल की मात्रा उपलब्ध होती है। मैदानी क्षेत्र में इसकी बुआई का उपयुक्त समय 20 जून से 30 जुलाई तक। तो यहाँ पर सोयाबीन जो कौन सी फसल हो जाती है, तो ये खरीफ की फसल है, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। सोयाबीन कैसी फसल है, खरीफ फसल है, क्योंकि जून जुलाई में बोई जा रही है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्र में होता है। देखिए यहाँ पर स्टार लगा है, यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, जो है पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में केसर का व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्र में होता था, लेकिन यह उत्पादन तब होता था जब गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भाग था, अर्थात उत्तराखंड जब भारत उत्तर प्रदेश में था ना, तब यहाँ पर केसर की खेती होती थी। लेकिन अब वो वाला एरिया जहाँ पर केसर की खेती होती थी वो चला गया उत्तराखंड में। तो ये दो मंडल हो गए आपके, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, ये उत्तराखंड के भाग हो गए, इसलिए अब यहाँ पर केसर का उत्पादन नहीं होता है। वो हिस्सा चला गया कहाँ पर, आपके उत्तराखंड में। नीचे देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश के लिए पर्वतीय क्षेत्र प्रासंगिक नहीं हो सकता है। मई 2019 में एक समाचार पत्र के माध्यम से बिजनौर जनपद के 2 किसानों द्वारा अमेरिकी केसर की फसल तैयार करने एवं उससे अधिक लाभ प्राप्त करने की सूचना प्राप्त हुई थी। बिजनौर जिला भी वही उत्तराखंड से लगता है, तो वहाँ पर कुछ अंश मिला है केसर का, जो केसर का उत्पादन हुआ है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला तो ये हो गया आपका जो है प्रतापगढ़। आंवले के उत्पादन में आप जानते ही हैं, ठीक है। आसपास के जिले हैं कुछ, वहाँ पर भी आंवले का उत्पादन होता है जो प्रतापगढ़ के आसपास हैं। अगला देखिए 39वां सवाल, संतरा में आपका सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में। अगर जिला पूछा जाए तो ये सहारनपुर जिला संतरा के उत्पादन में। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार करने वाला प्रमुख जिला सहारनपुर। यहाँ पर देसी नागपुरी, एम्पदार और लड्डू प्रजातियाँ पैदा की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन है, तो फिर यहाँ पर आ गया आपका सहारनपुर, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो ये मलिहाबाद क्षेत्र है, जो है कहाँ है, लखनऊ में है ना, ठीक। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ की काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव में हुई। तो वहाँ पर एक गांव है दशहरी नाम से, वहीं पर जो है इसका उत्पादन हुआ था 18वीं शताब्दी में, काकोरी के नज़दीक है। तो ये जो है ठीक है, काकोरी कांड जानते ही हैं, ठीक है, तो वहीं पर है ये। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है तो दशहरी है। उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो दशहरी है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं बाजारों इत्यादि में दशहरी आम ही ज़्यादातर देखने को मिलता है।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति दशहरी है। प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। प्रदेश में उत्पादित आम को विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से प्रचारित किया जाता है। नवाब आम। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्कर का कटोरा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये भी गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। चीनी मिलों की संख्या भी देखिए लगभग ज़्यादा ही होगी। तो चलिए व्याख्या में यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या सही है। गन्ना शोध संस्थान भी लगभग यहीं पर है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान ये लखनऊ में है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग सीधे। वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तर प्रदेश में गन्ने का इतना टन उत्पादन हुआ है जो देश में सर्वाधिक है। गन्ना में लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, वही जो हमने चर्चा किया, जो सामान्यतः गन्ना का अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार देश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में। सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या संबंधित आंकड़े अनुपलब्ध हैं, लेकिन सामान्य निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 4 सही। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ 177.43 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जो देश की कुल उत्पादन का 41.09% है। महाराष्ट्र इस मामले में 110.54 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है, जो देश की कुल उत्पादन का 25.60% है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, तो ये आपका गन्ना हो जाएगा। प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सा उत्तर प्रदेश में है, तो ये गन्ना हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी, 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन 177.43 मिलियन टन है, जो अखिल भारत उत्पादन का 41.09% है। राज्य में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। गन्ना के प्रमुख उत्पादक जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती एवं गोरखपुर। कपास उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब, रोहेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे पैदा किया जाता है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, रोहेलखंड और बुंदेलखंड में भी। जूट उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और सरयू एवं गंगा नदियों के दोआब में पैदा किया जाता है। पैंतालीसवां जो अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल वही है गन्ना। यहाँ पर बांध नदियों सिंचाई के साधन, बांध नदियों सिंचाई के साधन। तो चलिए देखते हैं इस पर में क्या क्या क्वेश्चन है। इसमें सीधा हम लोग क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन कोई अच्छे से हल कर लेंगे ना, जो व्याख्या इत्यादि दिया है बार बार रिवीजन कर लेंगे, तो हमारा लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। ठीक, अगर टाइम मिला तो बाद में नोट्स को भी एक बार पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखिए।
पहला सवाल देखिए यहाँ पर, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, तो ये आपका हमीरपुर, क्षमा कीजिए, हमीरपुर है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में, ठीक है, महोबा जिले के कहाँ, चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। यह वर्ष 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर मुख्य नहर तथा 217.3 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर जिलों की लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो जाती है। तो अर्जुन बांध कहाँ पर है, महोबा जिले में, ठीक है। स्थान है चरखारी, नदी कौन सी है, अर्जुन नदी, ठीक है। महोबा और हमीरपुर जिलों में इससे सिंचाई हो जाती है। आगे देखिए दूसरा, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध है किस नदी पर अवस्थित है, तो परीक्षा बांध जो है आपका बेतवा नदी पर है, ठीक है। परीक्षा बांध कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है, और बेतवा नदी है यहाँ पर झांसी। परीक्षा बांध कहाँ पर है, झांसी, ठीक है, झांसी जिले में है, ठीक है। हालांकि बेतवा नदी ललितपुर में भी बहती है, लेकिन परीक्षा बांध जो है ना वो आपका झांसी जिले में है, ठीक। उत्तर प्रदेश परीक्षा बांध झांसी, बेतवा नदी, संस्कृत में बेतवा को बेत्रवती कहा जाता है, ठीक है। ये आपका वैदिक काल में इतिहास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बेत्रवती किस नदी का पुराना नाम है, तो बेतवा नदी का बेत्रवती इस पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, ठीक है, रायसेन जिले से। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा बेतवा नदी पर, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, तो ये भी आपका वहीं पर है। आगे देखिए व्याख्या में, रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को, पहले इसका नाम था राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम क्या था, राजघाट बांध, ठीक है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से गुड़सराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं, जो हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचती हैं। केन नदी पर केन नहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बेलन टोंस नहर परियोजना के अंतर्गत बेलन नदी पर रीवा जिले मध्य प्रदेश में बड़ौदा बांध है, और बेलन की सहायक नदी मरुहर नदी पर एक जलाशय बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। पहला जो है आपका तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तो रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध है जो ना, वहीं पर ये बनाया गया है। पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ रुपए की लागत से रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। यह सोनभद्र जनपद में स्थित है। इसकी क्षमता 150 मेगावाट होगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कौन सा 2 बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो देखिए अडवा, अहरौरा, बदुआ, बघेलखंड, कौन सा बांध नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तर दे रहा है बदुआ, सी है, मतलब बदुआ नहीं है। तो चलिए देखते हैं बदुआ कहाँ पर है व्याख्या में। ठीक, अड़वा है मिर्जापुर में, अहरौरा है मिर्जापुर में, अड़वा और अहरौरा दोनों मिर्जापुर में। बदुआ है बिहार में, बांका जिला। बघेलखंड
जो बांध है वो बलरामपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना शारदा सहायक नहर एक नहर परियोजना है। ज्ञानपुर पंप एवं नहर परियोजना ये भी क्या है? सिंचाई परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना एक क्या है? ये पेयजल परियोजना है। तो व्याख्या देख लेते हैं। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य आगरा एवं मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। यह परियोजना गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज बनाकर पूरी की जा रही है, जबकि पथराई बांध परियोजना झांसी जिले के मऊरानी तहसील के बंगरा ब्लॉक में पथराई नदी पर निर्मित है। और शारदा सहायक नहर परियोजना के तहत घाघरा नदी पर 28 किलोमीटर एवं शारदा नदी पर 260 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराकर सिंचाई परियोजना तैयार की गई है। तो गोकुल बैराज परियोजना क्या है? एक पेयजल परियोजना है। इस परियोजना से जो है दो प्रमुख जिलों आगरा एवं मथुरा को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपका मथुरा में है, गोकुल के निकट। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की है सर्वाधिक लंबी। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। जो है शारदा नहर सबसे लंबी नहर, शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह बनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत में नामक स्थान पर शारदा काली या महाकाली नदी से निकाली गई है। निचली गंगा नहर 1878 ईस्वी में निर्मित की गई है। यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर पन्ना मध्य प्रदेश के निकट से निकाली गई है। घाघरा नहर का उद्गम मिर्जापुर में होता है। घाघरा नहर का उद्गम, देखिए घाघरा नदी अलग है, यहाँ पर घाघरा नाम से नहर अलग है। मिर्जापुर में यहाँ से निकलती है घाघरा नहर। इससे लाभान्वित जिले सोनभद्र तथा मिर्जापुर हैं। एक और घाघरा नहर जिसे सरयू नहर भी कहते हैं, बहराइच जिले में घाघरा नदी से जल प्राप्त करती है। इसके द्वारा बहराइच गोंडा बस्ती जिलों में सिंचाई की जाती है। ठीक, तो घाघरा नहर दो है, एक तो मिर्जापुर में और दूसरा जो है बहराइच जिले में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। ठीक, निचली गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये नरौरा में है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल, अभी हम लोगों ने इसकी व्याख्या पढ़ा था। तो ये कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर है, जो कि भारत का एकमात्र जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कौन सा? नरौरा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरौरा। आगे देखिए 9वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? मध्य गंगा नहर से कौन से जनपद लाभान्वित हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है सही उत्तर। डी का मतलब 2 3 4, 2 3 और 4, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। ठीक है, मध्य गंगा नहर। वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर 115.54 किलोमीटर मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नहर से मिलाया गया है। इस परियोजना से गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद जनपद लाभान्वित होते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर नगर या कस्बा दिया है, किस नदी के तट पर है ये दिया गया है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? बिठूर है कानपुर में, जो कि गंगा नदी के तट पर है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, सही है। जौनपुर जो है ना वो गोमती नदी के तट पर है, सही नदी के तट पर नहीं है। सही नदी के तट पर यहाँ क्या है? ये प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो शहर है ना वो किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी की, ये सही नदी के तट पर प्रतापगढ़।
कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर। कौशाम्बी में कुछ हिस्सा जो है आपका गंगा का भी आता है, तो मुख्य रूप से यमुना है। जौनपुर नगर से प्रभावित होने वाली मुख्य नदी गोमती है, जबकि सई नदी प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित होते हैं, गोमती से मिल जाती है। आगे देख लीजिए, फिर वही दिया है, एक तरफ नदी दिया है, दूसरी तरफ जिलों को दिया है या शहर है। गंगा तो वाराणसी सही है, गोमती सुल्तानपुर भी सही है, कोसी गलत हो गया, यहाँ पर राप्ती होना चाहिए। ठीक है, राप्ती नदी के तट पर गोरख सरयू तो अयोध्या, ये हो गया। ठीक है, आगे वही व्याख्या में दिया है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती नदी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका। ठीक है, राप्ती नदी। आगे देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर हो जाएगा। ठीक है, बिजनौर। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से इसका निकास होता है। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। 2008 में राष्ट्रीय नदी। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो देखिए, किनके उद्गम स्थल, तो बेतवा का उद्गम स्थल ये दक्षिण से मध्य प्रदेश से आती है, तो ये हो गया। रामगंगा शारदा, ठीक है, रामगंगा शारदा, ये दोनों नदी यानी कि 2-4 जो है इनका उद्गम स्थल हिमालय में है। गोमती का भी उद्गम स्थल नहीं है, क्योंकि गोमती जो है मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक, मैदानी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से? तो ये फूलहर झील है, फूलहर झील है कहाँ पर? तो ये पीलीभीत से, वहाँ से नदी निकलती है, ना कि हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो इस तरीके से 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, जबकि रामगंगा और शारदा नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलती है। रामगंगा तो निकलती है उत्तराखंड से ही, लेकिन शारदा नेपाल से निकलती है। आगे देखिए, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है या गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव नामक स्थल से निकलती है, हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। रामगंगा और शारदा नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो गंगा गुजरती है, गंगा गुजरती है, रामगंगा भी गुजरती है, यमुना गुजरती है, झेलम नहीं, झेलम नदी नहीं, झेलम तो जम्मू कश्मीर से। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग कश्मीर के शेषनाग झील से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। झेलम नदी का संगम चिनाब नदी है, चिनाब में मिल जाती है यह नदी। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, या भारत की इसकी लंबाई 400 है। उसके बाद पाकिस्तान में चली। यह सहायक नदी किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से तथा यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी है। गंगा तथा यमुना प्रयागराज में मिलकर संगम का निर्माण करती है। रामगंगा गंगा के बाएं किनारे पर मिलती है, कन्नौज में आकर रामगंगा मिल जाती है गंगा से। आगे चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो ये आपका जो है पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, सिंचाई के मुख्य साधन है कौन कौन से? तो सबसे नंबर 1 पर नलकूप है। ठीक है, नलकूप को पहले नंबर पर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो क्रम पूछ रहा है किस क्रम में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। तो पहले पर है नलकूप, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पर है नहरें एवं तालाब नहरें हो जाएगा। तीसरे पर तालाब एवं कुएं, चौथे पर अन्य साधन हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 3 4
तो आपका 2 1 3 4 इसमें हो गया। सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता की जैसे उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से, तत्पश्चात 15.1% नहरों से तथा 8.6%, 0.6% तालाब एवं झील पोखर से तथा 2.3% अन्य साधन से की जाती है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है तो ये नलकूप हो जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया। 19वां सवाल देखते हैं, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च कौन सा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? नहर का योगदान कितने प्रतिशत है? तो देखिए यहाँ पे स्टार लगाए हुए, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो वर्तमान देख लेते हैं कितना है नहर का योगदान। तो नहर का योगदान देखिए यहाँ पर नहरों का प्रतिशत है 15.1%। ठीक है। 21वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये इटावा जनपद है, क्योंकि चंबल नदी यहीं से बहती है। ठीक है, और यमुना में मिल जाती है, और चंबल नदी और नलिका अपरदन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी नदी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का इटावा जनपद और नलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। यहाँ यमुना चंबल नदियों के मध्य स्थित है। यहाँ चंबल नदी काफ़ी घुमावदार रूप में बहती है एवं खड्डों का निर्माण करती है, जिससे यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है, जो अवनालिका प्रदान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और आगे की चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।